हेलो माय डियर फ्रेंड, हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी। हमारा लेसन जो मैंने दो पार्ट आपको डाले हैं और आपने बहुत पसंद किए हैं उनको। तो अब हम आज आपको बताएंगे। तो जो वेक्टर में मैं आपको प्लाज्मिड बता चुका था, जिसमें पीबीआर 322 और पीयूसी 19 की स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी थी। आज हम बात करेंगे किसकी? बैक्टीरियोफेज की। देखिए, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरियाओं को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं, बैक्टीरियाओं का भक्षण करते हैं। अगर हम इनमें भी हम जानते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज अटैक करते हैं किसके ऊपर? बैक्टीरियाओं के ऊपर। ये बैक्टीरियोफेज हैं, ये अपने लेग से जुड़ जाते हैं। अगर इसमें हम कोई जीन इंसर्ट कर देते हैं तो ये अपना डीएनए इसके अंदर डाल देंगे, जिससे ये जीन हमारा इस बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा? एंटर हो जाएगा और वहां पर ये एम्प्लीफिकेशन करने लग जाएगा, गुणन करने लग जाएगा और एक डीएनए से दो डीएनए, दो से चार डीएनए बनाने लग जाएगा और साथ ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी करने लग जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज भी एज ए वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी यूज होते हैं। और इसमें दो फेमस, एक अपना लैम्डा फेज और एक भैया M13, ये दो बैक्टीरियोफेज हैं जिनका बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज किया जा रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं कॉस्मिड की। कॉस्मिड एक्चुअली प्लाज्मिड ही है, पर इनमें प्लाज्मिड के अलावा इनमें बैक्टीरियोफेज से कोस साइट ले ली जाती हैं, प्लाज्मिड के अंदर जोड़ ली जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉस्मिड। अब फॉस्मिड की बात करें तो फॉस्मिड भी एक्चुअली प्लाज्मिड ही है। इनमें भी बैक्टीरियोफेज दोनों के बेनिफिट्स लेकर, दोनों को बेनिफिशियल बनाकर ये बनाया जाता है, इसको हम फॉस्मिड कहते हैं। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, देखिए आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम है वो इस तरह के क्रोमोसोम्स हैं जो मोस्टली एक तो ईस्ट में और एक बैक्टीरिया में, इनमें बनाए गए हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, एक को याक कहा जाता है और दूसरे को बाग कहा जाता है। ये दोनों ही हमको डीएनए को इंसर्शन के लिए एज ए वेक्टर हम इनका अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। शटल फैक्टर जो है वो ई कोलाई में यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये केवल ई कोलाई में यूज हो सकते हैं। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड एज ए वेक्टर प्लांट्स में यूज होते हैं। प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स में क्या होता है? वेक्टर इन प्लांट्स, इसे मैं अलग से बताता हूं आपको। वेक्टर्स इन प्लांट यानी प्लांट में वाहक के रूप में कौन काम आता है? देखिए, प्लांट्स को एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये एक बैक्टीरिया है जो प्लांट्स में क्राउन गॉल डिजीज करता है और वहां अपना डीएनए उस प्लांट्स के अंदर क्या करता है? इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर ग्रो होता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया में ट्यूमीफेसियस जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है, जिसे इस बैक्टीरिया के नाम के आधार पर क्या नाम दिया गया है? टीआई प्लाज्मिड। क्या नाम दिया गया भैया? टीआई प्लाज्मिड। ये मैंने टीआई प्लाज्मिड क्या ले लिया? बाहर ले लिया। हम किसी भी जीन को, इसमें जो फॉरेन जीन है इसको इसमें क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे। इसको इसमें क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे। इन दोनों को इसमें क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे। और यहां पर हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे और इसे हम जिस भी बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं? बैक्टीरिया के अंदर इसको इसी एग्रोबैक्टीरियम में ही डालकर हम अगर इसके अंदर इसको ग्रो कराते हैं और क्राउन गॉल डिजीज करते हैं, तो जो हमने जीन डाला है उसका सिम्टम उस प्लांट्स में क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा। जो भी प्रोडक्ट है वो बनने लग जाएगा। वो प्रोडक्ट क्या होगा? उसमें प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा। इसमें वो प्रोडक्ट क्या होगा? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह इनका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा और वो प्रोडक्ट इसके अंदर बनना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहां पर करता है क्राउन गॉल डिजीज। कौन सा डिजीज करता है? क्राउन गॉल डिजीज। इसलिए प्लांट्स के अंदर जो प्रयोग किए जाने वाला वेक्टर है वो है टीआई प्लाज्मिड।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स के अंदर। टीआई प्लाज्मिड का फॉर्मेशन, कोई भी प्लांट के अंदर हम इसको, जैसे किसी प्लांट में इसको हम ग्रो कर रहे हैं, उसमें इसको इन्फेक्टेड करा देते हैं, वहां ये लगातार बढ़ता जाएगा और इस प्लांट्स के अंदर वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज होकर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम इस टीआई प्लाज्मिड की सहायता से कोई भी प्रोडक्ट प्लांट से बना सकते हैं। देखिए अब बात आती है किसकी, हमें नेक्स्ट वेक्टर के बाद चाहिए होस्ट सेल। जो हमारा चौथा फैक्टर है वो क्या चीज है, होस्ट सेल। ऐसी कोशिका जिसमें हम अपने वांछित जो फॉरेन जीन है, जिससे हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसको किस में डालें, तो वो सेल क्या कहलाती है, होस्ट सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, होस्ट सेल। सबसे ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी में जो उपयोग हो रहा है वो हो रहा है ई कोलाई का। इसके अलावा यीस्ट, कवक भी हम उपयोग ले रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया भी और अदर बैक्टीरिया को भी उपयोग ले रहे हैं, कुछ प्लांट्स को भी ले रहे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा ई कोलाई है जो होस्ट सेल, जिससे हम प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया है उसका इंसर्शन हम किन मेथड से करेंगे, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है उसको हम कैसे किसी कोशिका के अंदर क्या करेंगे, डालेंगे। हम जानते हैं हर कोशिका पर कोशिका झिल्ली है और कोशिका जो झिल्ली है वो हाइड्रोफिलिक होती है और डीएनए को अंदर एंटर होने नहीं देती। हम किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर एंटर नहीं करा सकते। इसके लिए कुछ स्पेशल मेथड हैं, जिनमें सबसे पहला है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन। दूसरा जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन। तीसरा जो मेथड है वो है जीन गन, जो आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है, जीन गन या शॉट गन। ये तीन मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी डीएनए को एक कोशिका के अंदर क्या कराते हैं, प्रेजेंट, हम इंसर्शन उसका कराते हैं। ठीक है, हम देखते हैं जैसे ये एक कोशिका है एनिमल सेल, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये इसमें क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर्स हमको क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं। हम एक इंजेक्शन की सहायता से, मैं नए पैराग्राफ पर दिखाता हूं आपको। ये एक सेल है जिसमें ये न्यूक्लियस है और अंदर ये इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर्स है वो दिखाई दे रहे हैं। इसको हम एक छोटी पिपेट की सहायता से, जो 0.05 माइक्रोन मीटर वाली पिपेट है, इसकी सहायता से, ये क्या चीज है, एक पिपेट, इसकी सहायता से, जिसका व्यास है 0.5 माइक्रोन मीटर, इससे इस सेल को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। इस सेल को होल्ड करेंगे, फिर हम एक इंजेक्शन की सहायता से इसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए को क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। ये एक माइक्रो इंजेक्शन है, बहुत सूक्ष्म इंजेक्शन है, जिससे हम डीएनए को इंजेक्ट करते हैं। इसके अंदर मैं आपको डीएनए दिखाता हूं। ये डीएनए है जो इसके थ्रू यहां पर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। दैट टेक्नोलॉजी नॉन एज माइक्रो इंजेक्शन क्या कहलाती है, माइक्रो इंजेक्शन कहलाती है। दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या है भैया, हम किसी भी सेल का, जब हम प्लांट सेल ले लिया, प्लांट सेल को पहले हम उपचारित करेंगे किससे, सेलुलेज एंड पैक्टिनेज एंजाइम। पैक्टिनेज, जिससे इनकी सेल वाल क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो हमें उस सेल का क्या मिल जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। क्या चीज मिल जाएगी, प्रोटोप्लास्ट। इस सेल को अगर हम ऐसे विलियन में रखते हैं
जिससे सेल में क्या होगा, हल्का सा इसमें इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, ये हमने ये दो क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या कर दिए, बैटरी से कनेक्ट करके लगा दिए, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से इसमें छोटे छोटे पोर हो जाएंगे, छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे इसकी सेल मेम्ब्रेन में। इन पोर्स में से होकर हम डीएनए को क्या कर देते हैं, अंदर की ओर एंट्रेंस इसकी करा देते हैं, डीएनए के अंदर की तरफ क्या करा देते हैं, एंट्रेंस करा देते हैं। दैट मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रोपोरेशन। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोपोरेशन कहलाता है। थर्ड मेथड जो है वो है हमारा जीन गन या शॉर्ट गन। देखिए प्लांट सेल्स में डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंटर कराना काफी मुश्किल काम है। उसके लिए एक युक्ति बनाई गई है जिसको हम कहते हैं जीन गन या शॉर्ट गन। जीन गन या शॉर्ट गन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस जगह पर यहां हमने सेल रख दी, ठीक है। यहां पर इसमें एक ट्रिगर है, ऊपर की तरफ ये एक ट्रिगर है, और यहां पर इसके अंदर टंगिस्टन के या गोल्ड के पार्टिकल्स पर डीएनए क्या है, लपटा हुआ है। यहां से ये इसको गन की तरह छोड़ा जाता है, जिससे ये इसकी सेल वाल को भेदता हुआ इसके न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। दैट मेथड इज नोन एज जीन गन और शॉर्ट गन मेथड। देखिए अब तक हम ये मेथड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जीन गन शॉर्ट गन मेथड। इसमें फिर बता रहा हूं मैं आपको, या तो टंगिस्टन या फिर गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, जिन पर डीएनए क्या है, लिपटा हुआ है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो लिपटा हुआ है, और इसको गोली की तरह सेल के ऊपर छोड़ा जाता है, जिससे ये सेल वाल को भेदता हुआ न्यूक्लियस तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, और हम जीन को या डीएनए को कोशिका में स्थापित कर देते हैं। अब देखिए सब काम हो गए, हमें अब बनाना है प्रोडक्ट। हमें बायोटेक्नोलॉजी से क्या बनाना है, प्रोडक्ट। देखिए मैं आपको शुरू से एक पेज में समझाता हूं। हमें मान लीजिए इंसुलिन चाहिए। क्या चीज चाहिए, इंसुलिन चाहिए, कोई भी हार्मोन चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने सेल ले ली, कौन सी, बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास, ठीक है। इसके अंदर से हमने इसका डीएनए क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। डीएनए क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, ठीक है। इस डीएनए में, डीएनए के छोटे छोटे जो कण हैं वो क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। ये क्या है, जीन, ठीक है। मान लीजिए इंसुलिन का जीन ये है, इंसुलिन का जीन ये है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से, मैंने आपको पहले बताई थी, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से इसको कट भी करेंगे, और अपना ये करंट में उपस्थित होता है। इसमें हमको छोटे मॉलिक्यूल आगे डीएनए के, और जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं, प्राप्त होते हैं। यहां से हमने मान लीजिए ये हमारा जीन, इंसुलिन का जीन है, ये हमने क्या कर लिया, यहां से सेपरेट कर लिया। इसके अंदर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, जो डीएनए को कट करता है। साथ में डीएनए डाला जिसको कट किया गया है, उसमें से हमने जीन क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब हमें इस जीन को जोड़ने के लिए क्या चाहिए था, प्लाज्मिड। मान लीजिए मैंने यहां ले लिया पीबीआर 322। क्या ले लिया भैया, पीबीआर 322। ये पीबीआर 322 ले लिया, पीबीआर 322 ले लिया, और इसको मैंने इसके अंदर क्या किया है, इंसर्ट करा दिया। इसके अंदर इसको इंसर्ट करा दिया, और हम जोड़ते जिस एंजाइम से हैं आपको मालूम है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज द्वारा मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, इस जीन को जोड़ दिया।
इस तरह ये हमको मिल गया एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, फिर हमें एक होस्ट सेल चाहिए। होस्ट सेल के रूप में मान लीजिए हमने ले लिया ई कोलाई और जीन गन, शॉटगन, या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन, और या फिर भैया माइक्रो इंजेक्शन मेथड से हमने क्या किया, हमने इस बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया है, इसका खुद का डीएनए है, इसके अंदर इसका क्या करा दिया, एंट्रेंस करा दिया। ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर ये वो डीएनए जुड़ा हुआ है जो हमारे काम का है। ठीक है, ये हमने इसके अंदर क्या करा दिया, एंटर करा दिया। ये हमारी क्या है, होस्ट सेल। क्या चीज है भैया, होस्ट सेल। अब हमको चाहिए एक फर्मेंटर, जहां इसको हम क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे। वहां 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और देखते देखते ये संख्या जो नंबर्स है ये लाखों में पहुंच जाता है। ये लाखों में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और ये सारे के सारे जितने भी सभी का, क्योंकि हमें पता है इसमें ओआरआई जीन है जो इसका क्या कराएगा, रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा तो ऑटोमेटिक जो हमने जीन इसमें डाला है, फॉरेन जीन डाला है, उसका भी क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। और देखते देखते लाखों की संख्या में इसका एम्प्लीफिकेशन हो जाता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल डीएनए के बनते चले जाते हैं। साथ साथ जिस पात्र में हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं वहां पर वो प्रोडक्ट बन के, इस सेल का कोई काम का नहीं है, वो प्रोडक्ट बनकर उस पात्र में, उस फर्मेंटर में इकट्ठा होता रहता है। यहां हमको क्या चाहिए, फर्मेंटर। फर्मेंटर चाहिए जिसमें फर्मेंटर के अंदर सारी स्टेबल कंडीशन होनी चाहिए। स्टेबल यानी टेम्परेचर, पीएच, ये सब कैसा होना चाहिए, स्टेबल कंडीशन में। और साथ में O2, लगातार O2 भी इन सेल्स को क्या होनी चाहिए, मिलती रहनी चाहिए। और वहां ये प्रोडक्ट इकट्ठा होता रहेगा जिसे हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से, जो एक छानने की प्रोसेस है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से इसे हम छानकर जो हमारा प्योर प्रोडक्ट है, जो मेडिसिन के फॉर्म में या किसी फॉर्म में भी हम बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से, जिस यूज के लिए बना रहे हैं वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो भैया यहाँ मैंने आपको टूल्स एंड टेक्निक्स बताए हैं बायोटेक्नोलॉजी के, और बहुत ही काम की चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज रखता है 12th बोर्ड के अंदर, आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो। और आप इसे अच्छी तरह समझें, वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।